जमीन के अंदर रहने वाली को मिला 4 बिल्डिंग वाला ससुराल। गौरिका अपनी छोटी बहन अर्चना के साथ गंदे कपड़े पहने एक झोले में बाथरूम और टॉयलेट क्लीन करने वाला ब्रश और हार्पिक लिए शहर की सबसे पॉश कॉलोनी बिलियन डॉलर्स आर्केड्स की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और आलीशान बंगलोस और विलास देखती हुई वहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग स्काई हाई की तरफ चली जा रही थी। दीदी, जब इस शहर में इतने बड़े बड़े घर हैं और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, तो फिर हम जमीन के अंदर छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रहते हैं? छुटकी, तू ना ये सब बातें समझने के लिए अभी बहुत छोटी है। जब तू बड़ी और समझदार हो जाएगी तब मैं तुझे सब समझाऊंगी। दोनों बहनें बातें करते हुए स्काई हाई की बिल्डिंग तक पहुंच जाती हैं। वो दोनों जैसे ही पार्किंग से होती हुई बिल्डिंग के लिफ्ट के पास पहुंचकर लिफ्ट का बटन दबाने ही वाली होती हैं, तभी उनके पास कोट पैंट पहने सतीश भागा भागा आता है और ये लिफ्ट तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, सीढ़ियों से जाओ। हमें 15वीं मंजिल पर जाना है, सीढ़ियाँ चढ़कर थक जाएंगे। छुटकी, ऐसे हर किसी से जुबान नहीं लड़ाते, चलो हम सीढ़ियों से चलेंगे। गौरिका अपनी छोटी बहन के साथ सीढ़ियां चढ़ती हुई 15वीं मंजिल तक पहुंच जाती है, जहां सारिका और निमित अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़े उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आने में इतनी देर लगती है क्या? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। चल जल्दी से अंदर आओ और बाथरूम साफ कर। वो दोनों गौरिका और अर्चना को बाथरूम तक ले जाते हैं। दोनों बहनें बाथरूम में जाकर बाथरूम के फर्श और नल साफ करके हॉल में आती हैं, जहां सारिका और निमित सोफे पर बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पीती हैं। मेम साहब, बाथरूम साफ हो गया। अर्चना उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखती है। दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी है। सारिका टेबल पर रखा पानी का गिलास ले जाकर अर्चना के सामने रख देती है। अर्चना जैसे ही पानी का गिलास उठाने के लिए नीचे झुकती है, गौरिका उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं छुटकी, हम घर चलकर पानी पी लेंगे। सारिका से अपने काम के पैसे लेकर गौरिका अर्चना के साथ फ्लैट से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरती हुई बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। दीदी, आपने मुझे पानी क्यों नहीं पीने दिया? मैं तुझे कैसे बताऊं कि अगर तू पानी पी लेती तो तेरा जूठा ग्लास मुझे धोना पड़ता। अर्चना की बात का कोई जवाब दिए बिना ही गौरिका उसके साथ बिल्डिंग से बाहर निकलकर बिलियन डॉलर्स आर्केड्स की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को और बड़े बड़े बंगलों और विलास देखती हुई घर वापस जा रही थी। एक दिन मैं भी ऐसी ही ऊंची बिल्डिंग वाले घर में रहूंगी, जहाँ न कोई लिफ्ट का इस्तेमाल करने से रोकेगा और न ही किसी के घर में पानी पीने के बाद जूठे ग्लास धोने पड़ेंगे। गौरिका सोच रही थी कि तभी अर्चना महंगी साड़ी पहने, काला चश्मा लगाए, गोद में डॉग को लिए सामने से पैदल चली आ रही थी। रानी से टकरा जाती है। तू देखकर नहीं चल सकती क्या? मुझे छू दिया, अब मुझे घर जाकर नहाना पड़ेगा। आंटी जी, माफ कर दो, मेरी बहन ने ध्यान नहीं दिया। तुम नीची जात के लोग होते ही ऐसे हो, पहले जानबूझकर हमारे जैसे लोगों से टकराते हो, फिर माफी मांगने का ढोंग करते हो। मेरी इतनी महंगी साड़ी गंदी कर दी। तेरी बहन अंधी है जो उसे मैं दिखाई नहीं दी। आंटी जी, आप भी तो अंधी हो, आपने भी तो मुझे नहीं देखा। क्या कहा तूने? तुम छोटी जात के लोगों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? न रहने का सलीका, न बात करने का ढंग। अपने दिल की भड़ास निकालती हुई रानी वहां से अपने डॉग को गोद में लिए आगे बढ़ती है। छुटकी, अपने बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। दीदी, वो बड़ी है तो क्या हुआ? वो कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। और ये नीची जात और ऊंची जात वाले कौन होते हैं? छुटकी, जो ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं वो ऊंची जात के हैं, और जो हमारी तरह जमीन के अंदर घर बनाकर रहते हैं वो नीची जात के होते हैं। अर्चना की बात का जवाब देते हुए गौरिका उसका हाथ पकड़कर कॉलोनी से बाहर निकलकर शहर से बाहर एक पहाड़ी के पास एक पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। आ गए हम अपने घर। बोलती हुई गौरिका पेड़ के पास ही रखी एक लकड़ी की प्लाई हटाती है, जिसके नीचे छुपा था एक दरवाजा। गौरिका वो दरवाजा खोलकर अपनी बहन के साथ सीढ़ियां उतरकर जमीन के अंदर बने अपने एक कमरे के घर में पहुंच जाती है, जहां एक छोटा सा किचन और एक बिल्कुल छोटा बाथरूम है और ताज़ी हवा अंदर आने के लिए एक चिमनी भी बनी हुई थी। पहले नहा लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। गौरिका बाथरूम में जाती है और नहाकर खाना बनाने लगती है। दाल चावल बन जाने की कुछ देर बाद ही कीचड़ में सने उसके मम्मी पापा पूर्णिमा और जगदीश भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मम्मी पापा, जल्दी से नहा लो, मैंने गरम गरम दाल चावल बनाया है। वो दोनों बारी बारी से बाथरूम में जाकर नहाते हैं और साफ कपड़े पहनकर बिछी चटाई में बैठ जाते हैं। अर्चना भी उनके साथ बैठ जाती है। गौरिका उन तीनों को खाना परोसती है। वो सभी खाना शुरू करते हैं। जिस समय वो सभी खाना खा रहे थे, उसी समय शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक के टॉप फ्लोर में शहर का सबसे रईस सिंह परिवार लेविश और पॉलिटिक्स को सूट करने वाले कपड़ों में अपने सलाहकारों के साथ एक मीटिंग में था। सिंह परिवार के मुखिया प्रताप जी बेहद गुस्से और निराशा से कुछ पेपर्स हवा में उछालते हैं। हम लगातार चौथी बार इलेक्शन हार गए हैं। हमारा इलेक्शन कैंपेन भी अच्छे से होता है। हम लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और सुलझाते भी हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें नकार ही देते हैं। पता नहीं हमसे गलती कहाँ हो रही है। सर,
मुझे लगता है कि हम लोगों से सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी तरह मतलब हाई क्लास लोगों से मिलते हैं या फिर मिडिल क्लास लोगों से मिलते हैं, और जो लोअर क्लास हैं उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। सर, असली प्रॉब्लम हमारी कैंपेनिंग नहीं है, क्योंकि हाई क्लास सोसाइटी को बदलाव चाहिए नहीं। मिडिल क्लास बदलाव लाने के लिए कुछ करे, उसके पास इतना टाइम है नहीं, और जो एक्चुअली बदलाव लाना चाहते हैं उन तक हमारी कनेक्टिविटी ही नहीं है, मतलब लो क्लास। ठीक है, अब मैं यही करूंगा। मुझे किसी भी हाल में एक बार इलेक्शन तो जीतना ही है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस पावर नहीं है। पावर के लिए मैं सब कुछ करूंगा। निचले तबके लोगों से कनेक्ट होकर इलेक्शन जीतने के लिए राघव जी का पूरा परिवार, उनके सलाहकार और उन सभी नौकर उस दिन के बाद से अगले कई दिनों तक शहर के सबसे गरीब और पिछड़े इलाकों की बस्तियों में जा जाकर उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें कपड़े और खाने पीने का सामान बांटते। तो वहीं दूसरी तरफ शहर के उस हिस्से में जहां अमीर लोगों के आशियाने थे, वहां गौरिका अपनी छोटी बहन अर्चना के साथ रोड पर फैले ड्रेनेज के गंदे पानी को साफ करके घर वापस लौट रही थी। आज तो हमारे कपड़े बहुत गंदे हो गए दीदी। शहर को साफ रखने के लिए खुद को गंदा करना पड़ता है छुटकी। अपने गंदे कपड़े को देखते हुए अर्चना गौरिका के साथ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बंगलोज और विलास के बीच से होती हुई घर की तरफ जा रही थी। तभी वो देखती है कि उन्हें देखकर घर के बाहर खेल रहे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप घर के अंदर लेकर जा रहे थे। तब एक फुटबॉल आकर अर्चना के पैरों से टकराती है, जिसे लेने के लिए मोनू भागा हुआ उसके पास आता है। अर्चना फुटबॉल उठाकर उसे दे देती है। उसके हाथ में लगा कीचड़ फुटबॉल पर लग जाता है। फुटबॉल में लगा मोनू के पीछे भाग आ रहा उसका पापा विपिन देख लेता है। ये तूने क्या कर दिया? अपना कीचड़ बॉल पर लगा दिया और मेरे बेटे को छू भी लिया तूने। अब उसे अच्छे से साफ करना होगा, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। आखिर तुम नीची जाति के लोग कब समझोगे हम तुमसे दूर क्यों रहते हैं? बोलता हुआ विपिन मोनू से बॉल लेकर दूर फेंक देता है और मोनू को साथ लेकर वहां से चला जाता है। दोनों बहनों के लोगों के ऐसे व्यवहार की आदत थी, जिस वजह से वो विपिन की बातों को नजरअंदाज करके वहां से आगे बढ़ जाती है और कुछ ही देर में अपनी जमीन के अंदर बने घर में पहुंच जाती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक बार फिर इलेक्शन होते हैं, जिसमें प्रताप जी फिर से हार का सामना करते हैं। अपनी फैमिली और सलाहकारों के साथ वो अपनी हार का मंथन उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में करते हैं, जहां वो पिछली बार उन्हीं सबके साथ थे। फिर से मैं हार गया। सर, अब हारे तो हैं, लेकिन इस बार इम्प्रूवमेंट हुआ है और हार का मार्जिन पिछले सभी हारों से सबसे कम रहा है। मुझे सिर्फ कनेक्ट नहीं करना, मुझे जीतना है। तो फिर एक काम करते हैं सर, इस बार कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने सोचा भी ना हो। क्या? अरे सर, आप शिव सर की शादी किसी गरीब लोअर कास्ट लड़की से करवा दीजिए। इस तरह लोगों को लगेगा कि हम सच में उनकी फिक्र करते हैं और हमारा उनसे एक रिश्ता भी बन जाएगा। और सर, गरीब लोगों के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। चुनाव जीतने का लाल प्रताप जी को अर्जुन की बात पर सोचने को मजबूर कर देता है। आइडिया तो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे मैं एक लोअर कास्ट की लड़की को अपने घर की बहू बना सकता हूँ? सिर्फ लोअर कास्ट लड़की नहीं सर, ऐसी लड़की जिसे समाज ने नकार दिया हो, जो जातिवाद का शिकार हुई हो। जब ऐसी लड़की को आप अपनी बहू एक्सेप्ट करेंगे तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक है, फिर ऐसी लड़की ढूंढते हैं। प्रताप जी पक्के पॉलिटिशियन थे। कुछ दिन बाद वो फिर से अपनी टीम और फैमिली के साथ अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार गरीबों की मदद करने और उनकी समस्याओं को सुनने से कई ज़्यादा उन्हें अपनी बहू की तलाश थी। एक दिन वो भरी दोपहर की तेज़ गर्मी में अपनी फैमिली और टीम के साथ पैदल ही गौरिका के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उनका गला सूखता है। कोई पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। उनकी पूरी टीम अपनी अपनी पानी की बोतल हिलाकर देखती है, लेकिन एक भी बोतल में पानी नहीं था। सर, पानी तो खत्म हो गया और हम शहर या बस्ती से बहुत दूर हैं। यहाँ हमें कहीं पानी भी नहीं मिलेगा। उन लोगों की बातें जमीन के अंदर बने घर के कीचड़ में डूबे कपड़े पहने गौरिका और उसका परिवार सुन रहा था। वो सभी एक बाल्टी पानी, एक लोटा और 2 गिलास लेकर बाहर आती हैं। तुम चारों कौन हो और यहाँ अचानक कैसे आ गए? राघव, तुम ये बात छोड़ो, इनसे पानी मांगो ना। हम आप सबको पानी पिलाने ही तो आए हैं। ये बोलकर पूरा परिवार सबको पानी पिलाता है, लेकिन जैसे ही गौरिका पानी का गिलास लेकर प्रताप जी की मम्मी सावित्री जी के पास जाती हैं, वो उससे पीछे हट जाती हैं और अरे मुझे नहीं पीना पानी, मुझसे दूर रहो। पता नहीं ये कौन सी जाति के लोग हैं। मैं ऐसे ही किसी का भी छुआ पानी नहीं पीती। दादी माँ, पानी पी लो, पानी में छूट नहीं लगती। ये बोलकर अर्चना पानी का गिलास लिए सावित्री जी के पास जाती है।
दूर हटो मुझसे, मुझे छूना मत। बोलती हुई सावित्री जी उससे भी दूर हट जाती हैं और फिर सब लोगों के पानी पी लेने के बाद वो उनके साथ आगे बढ़ जाती हैं। कुछ देर बाद वो सभी एक बहुत ही पिछड़ी बस्ती में पहुंचते हैं, जहां वो सभी गरीब लोगों को कंबल और खाने के पैकेट्स बांटने लगते हैं। तभी भीड़ में से निकलकर भोलू आता है और कंबल बांट रहे प्रताप जी के सामने आकर दोनों हाथ फैला लेता है और साहब, हम गरीबों को कंबल बांट ही रहे हैं, तो मुझे 4 और कंबल दे दीजिए। हमारी बस्ती से दूर 4 लोग जमीन के अंदर घर बनाकर रहते हैं, मैं उन्हें भी दे दूंगा। तुम क्यों दोगे? क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? साहब, वो समाज के बहुत सताए हुए हैं, जिस वजह से वो सब दूर से अलग थलग जमीन के अंदर घर बनाकर रहने को मजबूर है। निचली जाति के हैं ना। कहीं ये उन्हीं के बारे में बात तो नहीं कर रहा जिन्होंने हमें पानी पिलाया था? सोचते हुए प्रताप भोलू को 4 कंबल और फूड पैकेट्स दे देते हैं। बस्ती में कंबल और खाना बांटकर वो सभी उसी रास्ते से होते हुए वापस जाने लगते हैं जिस रास्ते पर गौरिका का घर है। तभी एक बार फिर से प्रताप जी का गला सूख जाता है। यार, फिर से प्यास लग गई और हमारे पास पानी भी नहीं है। इसका मतलब एक बार फिर से उन्हीं लोगों से पानी मांग कर पीना पड़ेगा। हाँ बेटा, मांग लो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। कहीं ऐसा ना हो प्यास के मारे मेरा दम ही निकल जाए। एक बार फिर जमीन के अंदर से गौरिका और अर्चना उनकी बातें सुनकर घड़े में पानी और गिलास लेकर ऊपर आती हैं और सावित्री जी को इग्नोर करके सभी को पानी पिलाने लगती हैं। बेटी, मुझे भी पानी देना। नहीं देना, थोड़ी देर पहले दे रही थी तो अब मना कर रही थी ना, तो अब मैं नहीं दूंगी। बोलकर अर्चना आगे बढ़ जाती है। उसके बाद जब भी अर्चना और गौरिका पानी का गिलास लेकर सावित्री के पास से गुजरती हैं तो वो पानी के गिलास पर लपकती, लेकिन वो दोनों उन्हें ऐसे नज़रअंदाज कर रही थी जैसे वो वहाँ हैं ही नहीं। फिर आखिरकार वो अर्चना के हाथ से पानी का गिलास लेने में कामयाब हो ही जाती है और एक ही सांस में पानी गटक जाती है। अब जाके राहत मिली, एक गिलास पानी और दे दे। गौरिका घड़े में एक गिलास पानी निकालकर सावित्री जी को देती है और जब प्यास लगती है तो पानी दिखता है, पानी देने वाले का हाथ नहीं। पानी पीकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। और फिर उसी दिन शहर की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर शाम के समय राघव जी अपने पूरे परिवार के साथ रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे हुए मॉकटेल का मजा ले रहे थे और उनके सभी सलाहकार और नौकर उनके पास खड़े थे। लगता है मुझे मेरे काम की लड़की मिल गई है। राघव, विनोद और अर्जुन राघव जी के पास आते हैं और तो फिर अब देर नहीं करनी चाहिए। सावित्री जी समझ गई थी कि राघव किस बारे में बात कर रहा है। नहीं नहीं, मैं अपने पोते की शादी एक निचली जाति की लड़की से नहीं करवा सकती। माँ, तुम भूल गई क्या उस दिन क्या डिसाइड हुआ था? और ये राजनीति है। राजनीति दिल से नहीं दिमाग से की जाती है। इस तरह प्रताप जी जमीन के अंदर रहने वाली गौरिका को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह ही अपने घर के नौकरों आरती और विजय के साथ उसके घर शगुन लेकर पहुंच जाते हैं। उस वक्त उसके मम्मी पापा झाड़ू लिए काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले ही थे। वैसे आप मुझे पहचान तो गए होंगे। जी जी बिल्कुल, आप वही हैं जिन्होंने हम निचले लोगों के हाथ का पानी पिया था। हाँ जी, मैं वही हूँ और आज आपसे आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने के लिए आया हूँ। प्रताप जी की बात सुनकर जगदीश जोर जोर से हंसने लगता है। क्या 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 हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? आपके मजाक पर हंसी आ गई जी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और समाज सुधारने का काम कर रहा हूँ और इसकी शुरुआत अपने घर से ही करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि जिसे समाज ने नकार दिया है उसे ही अपनी बहू बनाऊं और समाज को एक संदेश दूं कि जब मेरे जैसे अमीर आदमी ऐसा कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। प्रताप जी की बात सुनकर जगदीश की हंसी खुशियों भरे आंसुओं में बदल जाती है और वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जो समाज हम जैसे लोगों के साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करता, आप उन्हीं लोगों की लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सच में आप धन्य हैं। अगर आप सच कह रहे हैं तो मैं अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में देने को तैयार हूँ। गौरिका को शगुन देकर प्रताप जी घर लौट आते हैं और अगले कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के शोर शराबे और मीडिया की मौजूदगी में गौरिका को शिव से ब्याह कर ओपन रोल्स रॉयस में पूरे शहर का चक्कर लगाकर उसे अपने घर ले आते हैं, जो कि एक ऊंची बिल्डिंग थी। उस दौरान उस पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही बैंड बजने लगते हैं और मीडिया की कवरेज शुरू हो जाती है। तभी प्रताप जी कार के पास आते हैं और कार का दरवाजा खोलते हैं। आओ बहू, अपने घर में पहला कदम रखकर घर को शुभ कर दो। गौरिका शिव के साथ कार से उतरती है
और दरवाजे पर रखा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है, जहां शिव के सभी घर वाले और प्रताप जी के कुछ पॉलिटिशियन साथी मौजूद हैं। बहू, ये है तुम्हारा पूरा परिवार और ये है मेरे चारों साथी। इन्हें बताओ तुम्हें 4 बिल्डिंग्स वाला अपना ससुराल कैसे लगा? मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि जमीन के अंदर रहने वाली को 4 बिल्डिंग वाला ससुराल मिला है। तुम्हें यकीन हो जाएगा बहू, जब तुम अपने ससुराल की सभी बिल्डिंग्स अच्छे से देखोगी। लेकिन फिलहाल अभी आराम करो। प्रताप जी अपनी फैमिली और साथियों से गौरिका का इंट्रोडक्शन करवाकर अपने कमरे में भेज देते हैं। कमरे में पहुंचते ही शिव बेड से एक कंबल और रजाई लेकर जमीन में बिस्तर लगा देता है। आप जमीन में किसके लिए बिस्तर लगा रहे हो जी? कहीं आप मुझे जमीन पर तो नहीं सुलाने वाले ना? नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। मैं यहाँ जमीन में सोऊंगा, तुम ऊपर बिस्तर में। इस बात से अनजान की 4 बिल्डिंग्स वाला ससुराल उसे क्यों मिला है, गौरिका खुशी खुशी शिव की बात मान लेती है। अगली सुबह वो उठकर आलीशान बाथरूम में जाती है और टब में बबल बाथ लेकर स्टाइलिश साड़ी पहनकर कमरे से बाहर निकलती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी उसे प्रताप जी देखते हैं और उसके पास आते हैं। बहू, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। पापा जी, मुझे 4 बिल्डिंग्स देखनी है, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। प्रताप जी विजय और आरती को कॉल करके बुलाते हैं और आरती और विजय, तुम मेरी बहू को 4 बिल्डिंग्स दिखा दो। आइए मैम साहब, मेरे साथ। इसी बिल्डिंग से शुरुआत करते हैं। इस बिल्डिंग में आपका पूरा परिवार अलग अलग फ्लोर के अपने कमरों में रहता है। वो दोनों उसे उस फ्लोर की लिफ्ट तक ले जाते हैं। विजय लिफ्ट का बटन दबाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वो तीनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। बताओ, एक टाइम था जब मैं बिल्डिंग की लिफ्ट भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, और आज नौकर मेरे लिए लिफ्ट का बटन दबा रहे हैं। क्या किस्मत है मेरी। लिफ्ट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर रुकती है। वो तीनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। टॉप फ्लोर रूफ टॉप रेस्टोरेंट की तरह था, जहां अलग अलग डाइनिंग टेबल और चेयर रखी हुई थी। मैम साहब, ये है इस बिल्डिंग्स का स्पेशल रूफटॉप डाइनिंग हॉल। पूरा परिवार डिनर यहीं करता है। मैं छुटकी को भी बुलाऊंगी, फिर हम खुले आसमान के नीचे बैठकर खाना खाएंगे। रूफटॉप डाइनिंग हॉल दिखाकर वो दोनों गौरिका को अलग अलग फ्लोर्स में बने सुलोचना, प्रताप जी, सावित्री, काव्या और शिव के कमरे दिखाते हुए ग्राउंड फ्लोर के आलीशान हॉल में पहुंचते हैं। मैम साहब, इस बिल्डिंग के पहले 2 फ्लोर्स में किचन, डाइनिंग हॉल और हॉल है। उसके बाद अगले 2 फ्लोर्स हम नौकरों और मेहमानों के लिए हैं, जहाँ बहुत सारे रूम हैं। अगले 2 फ्लोर आपकी दादी सास के लिए हैं, जिसमें उनके कमरे और मंदिर बने हुए हैं। फिर अगले 2 में आपका कमरा, रेस्ट रूम और एंटरटेनमेंट रूम है। अगले 2 फ्लोर्स में आपके सास ससुर के कमरे हैं। टॉप फ्लोर हमने आपको सबसे पहले ही दिखा दिया था। कहाँ मैं जमीन के अंदर रहने वाली, और कहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहने वाला मेरा ससुराल। बिल्डिंग्स के सभी फ्लोर देखने में काफी टाइम लग गया था। इस दौरान गौरिका को प्यास लगाई। मुझे बहुत प्यास लगी है। आरती किचन में जाकर कांच की गिलास में पानी लाकर गौरिका को देती है। एक वो समय था जब मैं किसी और के घर में जाकर पानी नहीं पी सकती थी, और आज इतनी बड़ी बिल्डिंग के नौकर मुझे पानी लाकर दे रहे हैं। सोचती हुई गौरिका पानी पीती है। तभी विजय अपनी घड़ी देखता है और ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। आज ब्रेकफास्ट में इटालियन स्नैक्स है। मैम साहब, आइए हमारे साथ। वो दोनों उसे दूसरी बिल्डिंग्स के फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं। वो फ्लोर इटालियन 7 स्टार होटल की तरह डेकोरेट था, जहां एक आलीशान इटालियन डाइनिंग टेबल रखी हुई थी, जिसके चारों तरफ लगी कुर्सियों में उसका पूरा परिवार बैठा था। गौरिका देखती है कि टेबल के पास रखी एक कुर्सी के दोनों तरफ बहुत ज्यादा गैप है। प्रताप जी गौरिका के पास आते हैं और बहू, तुम यहाँ बैठो। मैं अलग क्यों? बहू, तुम हमारे परिवार की नई सदस्य हो ना, तो तुम्हें सम्मान दिया जा रहा है। गौरिका को नहीं पता था कि वो उसका सम्मान नहीं बल्कि कुछ और ही है। अच्छा, ये बात है, तब तो मैं वहीं बैठूंगी। गौरिका उस अलग कुर्सी पर बैठ जाती है। तुषार, दीपेश, भोलू, रागिनी और निशा सबके साथ उसे भी इटालियन ब्रेकफास्ट, कॉर्नेटो, कैपेचिनो, एक्सप्रेसो, ब्रियोश, मारिटोजी, फेटे बिस्कोटे और बिस्कोटी सर्व करते हैं। गौरिका के समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है और कैसे खाएं। बहू, क्या देख रही हो? खाना शुरू करो। ये क्या है? मैंने कभी ये सब देखा ही नहीं, तो खाऊं कैसे? बहू, ये इटालियन ब्रेकफास्ट है। रागिनी तुम्हें खाना सिखाएगी। रागिनी उसके पास आती है और उसे खाने का तरीका बताने लगती है। अभी और क्या देखना बाकी है? पहले लिफ्ट, फिर पानी और अब नाश्ता। ये हकीकत हो ही नहीं सकती। सोचती हुई गौरिका सभी लोगों के साथ नाश्ता करती है। नाश्ता करके सभी लोग वहां से चले जाते हैं। विजय और आरती गौरिका को उसी बिल्डिंग के सभी फ्लोर दिखाते हैं। उस बिल्डिंग के सभी 12 फ्लोर्स पर अलग अलग कंट्रीज के रेस्टोरेंट थे। बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर में बीच रेस्टोरेंट भी था। बिल्डिंग के टॉप में ये रेगिस्तान क्यों?
ये रेगिस्तान नहीं है मेम साहब, ये भी एक रेस्टोरेंट है। ओह, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग में ऐसा होता है। ये तो कुछ भी नहीं। तीसरी बिल्डिंग में आपको दुनिया भर के सभी मौसमों का मजा एक ही साथ मिलेगा, वो भी बिना किसी परेशानी के। तीसरी बिल्डिंग वो दोनों गौरिका को अगले दिन दिखाते हैं, जिसके बाद एक फ्लोर में फॉरेस्ट, दूसरे में रेन और तीसरे में आइस थी। बाकी के 11 फ्लोर्स में शॉपिंग मॉल्स, ज्वेलरी शॉप्स और फुटवेयर शॉप्स थी। 3 बिल्डिंग्स देखने के बाद गौरिका जब उन दोनों के साथ चौथी बिल्डिंग में आती है। अब तुम दोनों मेरे पीछे रहो, मैं खुद देखूंगी चौथी बिल्डिंग में क्या है। वो बिल्डिंग्स उसके ससुराल की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी, क्योंकि उसके 15वें फ्लोर पर अलग अलग मीटिंग रूम्स और हॉल थे, जहां पर पॉलिटिक्स से जुड़ी बातें होती थी। गौरिका खुद लिफ्ट का बटन दबाती है और उन दोनों के साथ लिफ्ट से टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो एक दरवाज़ा खोलती है, जिसके अंदर अंधेरा था और एक डिस्प्ले ऑन थी, जिसमें उसका और पूरा परिवार का फोटो था। ये तो मेरा फोटो है। अंधेरे में उसका हाथ टेबल पर रखे चाय के कप पर लगता है और कप गिरकर टूट जाता है। तभी पूरे कमरे की लाइट ऑन होती है और वो वहां पर प्रताप जी, उनके सलाहकारों और सभी साथियों को देखती है। बहू, ये क्या किया तुमने? सॉरी पापा जी, गलती से हो गया, मैं अभी साफ करती हूँ। बोलकर गौरिका कप के टूटे हुए टुकड़े उठाने लगती है। तुम साफ क्यों कर रही हो? ये काम नौकरों का है। पापा जी, ये काम मैं पूरी जिंदगी करती आई हूँ। मैंने पूरे शहर की गंदगी साफ की है, तो अपने घर की गंदगी साफ कर ही सकती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? खोल के बताओ। मैं और मेरा पूरा परिवार सालों से शहर की गंदगी साफ करते आए हैं। वो गंदगी जो खुद को ऊंचा समझने वाले लोग फैलाते हैं और हमें नीचा दिखाते हैं। इसका मतलब तुम्हारे साथ भेदभाव किया है किसी ने? आप भेदभाव की बात कह रहे हैं? साहब, मुझे और मेरे परिवार को तो किसी ने अपने घर के बगल से, यहाँ तक कि जमीन के ऊपर भी रहने भी नहीं दिया, जिस वजह से हमें शहर के बाहर जमीन के अंदर रहना पड़ा। गौरिका उन सभी से जमीन के अंदर रहने की वजह बताती है। गौरिका का पूरा परिवार पहले शहर में ही कॉलोनी में रहता था, लेकिन जब वो सभी शहर की गंदगी साफ करके घर जाते हैं तो उनके कपड़े गंदे और मैले होते थे, जिससे तेज बदबू आती थी, जिस वजह से मोहल्ले वाले ना तो उन्हें अपने पास आने देते और ना ही उनके पास जाते थे। उल्टा उन्हें गंदी गंदी बातें कहते थे। तुम्हारा पूरा परिवार कितना गंदा है, कभी साफ सफाई से नहीं रहते हो, कितनी बदबू आती है तुमसे, तुम्हारी वजह से हम सभी परेशान रहते हैं। क्या करें भाई, शहर की गंदगी साफ करते करते हम मैले ही हो जाते हैं और वो गंदगी हमारी फैलाई हुई नहीं होती, तुम्हारे जैसे साफ सुथरे लोगों की फैलाई हुई ही होती है। अब हमारा तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारी कॉलोनी का नाम खराब हो रहा है। सिर्फ वही कॉलोनी नहीं, जगदीश जिस भी कॉलोनी में रहने जाता, वहां के लोग उसे और उसके पूरे परिवार को कुछ ही दिनों बाद भगा देते। आखिरकार हार मानकर उसने शहर के बाहर गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर एक कमरा बनाया और पूरे परिवार के साथ उसी में रहने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने ये बात बताते हुए गौरिका की आंखों में आंसू आ गए थे। हमने तो सिर्फ शहर को साफ रखने का काम किया, ऐसा करने में हमारा शरीर थोड़ा सा मैला क्या हुआ, खुद को ऊंचे दर्जे का समझने वालों ने हमें निचले दर्जे का कहकर हमें जमीन के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया। वो तो भला हो मेरे ससुर जी का, जिन्होंने मुझ नीची जात की लड़की को अपनाया और अपनी बहू का दर्जा दिया। गौरिका को नहीं पता था कि मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग हो रही थी और उसकी बात भी रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं। सबके सामने अपने दिल की बात कह के गौरिका वहां से अपने कमरे में आ जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसकी कही बात पूरे शहर में वायरल हो जाती है, जिस वजह से प्रताप जी के प्रति शहर के लोगों के दिल में सम्मान बढ़ जाता है और फिर इलेक्शन में सब उन्हीं को वोट करते हैं और आखिरकार प्रताप जी का इलेक्शन जीतने का सपना पूरा हो ही जाता है, जिसकी सक्सेस पार्टी वो अपने साथियों, फैमिली मेंबर्स, सलाहकारों और नौकरों के साथ पहली बिल्डिंग के रूफटॉप पर कर रहे होते हैं। आखिरकार मैं इलेक्शन जीत ही गया। तभी वहां गौरिका पहुंचती है और सब लोगों को पार्टी करता देख किस बात की खुशी मनाई जा रही है, मुझे भी तो बताओ। तभी वहां उसकी दादी सास सावित्री जी आती हैं और तुझे यहाँ किसने बुलाया? तू जा यहाँ से, तेरी नजर नहीं लगनी चाहिए। मैं इस घर की बहू हूँ, भला मेरी ही बुरी नजर अपने घर वालों को कैसे लगेगी? निचली जात की लड़की और इस घर की बहू, लगता है अब तुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। सावित्री जी इससे आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही प्रताप जी उन्हें चुप करवा देते हैं। माँ, आज हम सब जिस जीत की खुशियां मना रहे हैं वो बहू के कारण ही संभव हो पाई है। बहू ने न सिर्फ शहर के लोगों के मन में हमारे लिए मान सम्मान पैदा किया, बल्कि मेरे मन में भी अपनी जगह बना ली है। ये तू क्या कह रहा है प्रताप? उस दिन गौरिका ने जो कुछ कहा प्रताप जी सभी से बताते हैं। हमारे जैसे लोग जो खुद साफ रहते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम खुद को तो साफ रख लेते हैं, लेकिन शहर को गंदा भी करते हैं
और उसी गंदगी को साफ करने में जिनके शरीर मैले होते हैं उन्हें निचले दर्जे का समझते हैं। प्रताप जी की बातें सुनकर सावित्री जी की सोच बदल जाती है। प्रताप, तूने मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं कभी भी किसी को निचली जात का नहीं समझूंगी। गौरिका को भले ही हमने अपनी बहू किसी भी वजह से बनाया हो, लेकिन अब मैं उसे अपनाऊंगी और समाज में बदलाव की शुरुआत अपने घर से ही करूंगी। तो इस तरह गौरिका के कारण प्रताप जी इलेक्शन जीत ही जाते हैं और गौरिका अपने पूरे परिवार के साथ जमीन के अंदर क्यों रहती थी वजह जानकर उन सभी की सोच भी बदल जाती है और फिर आखिरकार जमीन के अंदर रहने वाली को सचमुच 4 बिल्डिंग वाला ससुराल मिल जाता है।